तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम किन्मो को देख पाते हैं, जो कि इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर डीमन गॉड मारा कैसे गया। वो कहने लगा कि डीमन गॉड अपनी पॉकेट रैम का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर फिर भी वो यहाँ मौजूद सील्स को बीट नहीं कर पाया और फाइनली वो बड़ी भयानक मौत मारा गया। ये तो अच्छा हुआ कि उस डीमन गॉड ने मुझे फॉलो किया था, वरना उसकी जगह पर हम लोग मारे जाते। उसकी दिल दहलाने वाली मौत देखकर ही हमें पता चला कि हम इस पाथ पर आगे नहीं जा सकते। तो जैसे डीमन गॉड की हर एक पावर इन सील के आगे कमजोर हो गई, तो क्या वैसे ही मेरे एल्डर्स की डिवाइन पावर भी इसके आगे हार चुकी होगी। सो इसी वजह से किन्मो के सामने बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर उसके एल्डर्स के साथ क्या हुआ होगा। इधर ड्यूटी एंड डीमन गॉड कहने लगा कि ये वाला डीमन गॉड काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन ये तो घास के तिनके जैसा बिखर गया। उस बेचारे को तो फाइट बैक करने का मौका ही नहीं मिला। ये फॉरबिडन जोन वाकई श्रापित है, मगर क्या कोई कर्स इतना भी ज्यादा भयानक होना चाहिए था। वहीं पर डीमन गॉड के साथ साथ ड्रैगन किलिन की भी फटी हुई थी। वो किन्मो से पूछने लगा कि पता नहीं इतना भयानक सील यहाँ पर किसने सेटअप किया। मैंने तो अपनी जिंदगी के हजारों सालों में ऐसा भयानक रेस्ट्रिक्शन नहीं देखा था। और तभी किन्मो ने बताता है कि ये सील जरूर से किसी गॉड ने सेटअप किया है। अब ये सुनकर ड्रैगन किलिन दोबारा से उससे सवाल पूछने लगा। वो कहता है कि इस सील के अंदर तो केयरफ्री सिटी है, तो केयरफ्री सिटी के लोगों ने इस सील को सेटअप करना चाहिए था। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि ये सील किसी गॉड ने सेटअप किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि केयरफ्री सिटी में गॉड रहते थे। शायद यहाँ के गॉड्स अभी भी जिंदा होंगे और वही डार्कनेस में इस ग्रेट डाचू को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन किन्मो के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो कहता है कि इस सील को जरूर से गॉड ने सेटअप किया है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो गॉड केयरफ्री सिटी से ही बिलोंग करता होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो गॉड केयरफ्री सिटी का दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। अब ये सुनते साथ ही ड्यूटी एंड डीमन गॉड और ड्रैगन किलिन काफी ज्यादा पैनिक हो गए। ड्यूटी एंड डीमन गॉड किन्मो से पूछने लगा कि बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता कि ये गॉड उन लोगों का दुश्मन होगा। जिस पर किन्मो बताने लगा कि जितने भी डीमंस इस रेस्ट्रिक्शन जोन में गए थे वो सब के सब मारे गए और उनकी मौत से ही मेरी ये थ्योरी कंफर्म हो गई। देखो, अगर किसी भी जगह पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है तो इसका मतलब एक ही होगा, आउटसाइडर्स को दूर रखना। कोई भी दुश्मन उस रेस्ट्रिक्शन जोन को पार नहीं कर सकता, मगर ये वाला फॉरबिडन जोन काफी ज्यादा अलग तरीके से काम कर रहा। पहले तो ये आउटसाइडर को अंदर आने से रोक लेता है, और अगर कोई गलती से अंदर दाखिल हो भी गया तो ये उसे बाहर जाने से भी रोक लेता है। यानी कि अंदर जाओगे तो भी मरोगे और बाहर जाओगे तो भी मरोगे। और अगर ये सील केयरफ्री सिटी के किसी गॉड ने सेटअप किया होता तो वो इस दो तरीके से कभी काम नहीं करता। वेल, किन्मो की ये सारी बातें सुनकर इन दोनों को काफी ज्यादा टेंशन आ गया। डीमन गॉड कहने लगा कि तुम्हारी इस थ्योरी से मुझे बस एक ही बात कंफर्म हो रही कि फॉरबिडन जोन एक पिंजरा है जो अंदर और बाहर दोनों साइड से लॉक होता, यानी कि ना कोई अंदर जा सकता है और ना ही कोई बाहर आ सकता। जिस पर किन्मो जवाब देते हुए कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, उस डेटी ने कुछ सोच समझकर ही इस केज को बनाया होगा। उसका पहला मकसद तो ये है कि कोई भी केयरफ्री सिटी में जाना नहीं चाहिए और जो केयरफ्री सिटी के लोग हैं वो भी यहाँ से आजाद नहीं होने चाहिए। जिस पर ड्रैगन किलिन कहने लगा कि मुझे तो उस गॉड पर गुस्सा आ रहा, आखिर कोई गॉड इतना रूथलेस कैसे हो सकता, ये तो केयरफ्री सिटी के लोगों पर अत्याचार है। जिस पर किन्मो कहने लगा कि भले ये फॉरबिडन जोन काफी ज्यादा डेडली है, मगर ऐसे मेथड का हमारी दुनिया में भी यूज किया गया था, जैसे कि मिशुई पास। ग्रेट डाचू के लोग यांगकांग में एंटर ना कर पाए, इसलिए मिशुई पास पर कुछ डिवाइन आर्टिफैक्ट सेटअप किए गए। उन डिवाइन वेपन्स को खुद गॉड ने फोर्ज किया था, यानी कि गॉड नहीं चाहता था कि ग्रेट डाचू के लोग यांगकांग में एंटर करे, और इसी वजह से वो डिवाइन आर्टिफैक्ट ग्रेट डाचू का कोई भी बंदा उनके सामने आ जाए तो उसे मार देते हैं। मैंने ये भी सुना था कि हमारे ग्रेट डाचू रुइंस को एक सील की मदद से लॉक किया गया है और उसे सील करने की ऑर्डर दी थी एक गॉड ने जिसका नाम था जैंग। उसी ने ग्रेट डाचू रुइंस को पूरी दुनिया से अलग कर दिया। तो जैसे ग्रेट डाचू का दुश्मन एक गॉड है, तो वैसे ही केयरफ्री सिटी का भी दुश्मन गॉड होगा, और मेरे ख्याल से वही गॉड यांगकांग को भी तबाह करना चाहता। यांगकांग में जो भारी बर्फबारी हुई उसकी वजह से वहाँ पर तबाही मच गई। यांगकांग के न जाने कितने ही सारे लोग मारे गए, और ऐसा कहा भी जा रहा कि यांगकांग ने गॉड की कर्स को ट्रिगर किया है, लेकिन यांगकांग ने तो बस अपने कॉन्टिनेंट में कुछ सुधार किए थे। और गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हेवन किसी पावरफुल कल्टिवेटर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वैसे इन गॉड्स का भी मामला है। शायद ये लोग नहीं चाहते कि कोई भी सिविलाइजेशन अपग्रेड करे। एक जमाना ऐसा भी था जहाँ पर ग्रेट डाचू ने पूरी दुनिया पर अपना डोमिनेंस साबित किया, और वो भी अपनी पावर नहीं बल्कि अपने स्किल के दम पर। ऐसा कहा जाता था कि ग्रेट डाचू जीनियस का घर है, और यही बात शायद गॉड्स को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने ग्रेट डाचू को पूरी तरह
तरह से अबैंडन कर दिया, जिसके चलते अब वहाँ पर डार्कनेस की हुकूमत है। ग्रेट डाचू के लोग वहाँ पर ना आजादी से रह सकते हैं और ना ही डाचू को छोड़कर बाहर जा सकते। यानी कि जैसे केयरफ्री सिटी एक पिंजरा है, वैसे ही डाचू एक पिंजरा था। और किन्मो को डर था कि कहीं फ्यूचर में यांगकांग की भी हालत ऐसी ही ना हो जाए। किन्मो कहने लगा कि जरूर से केयरफ्री सिटी के लोगों ने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की होगी। उन्हीं लोगों ने इस बैरियर में वो सुराग बनाया होगा जहाँ से डीमन गॉड इस सील में दाखिल हुआ था, मगर वो रास्ता काफी ज्यादा नैरो है। अगर हमने मूनशिप के साथ वहाँ पर एंटर किया तो मसला हो जाएगा। मूनशिप इतनी जायंट है कि एक ही सेकंड्स के अंदर वहाँ की सील्स को ट्रिगर कर देगी और इसी वजह से किन्मो अपने हाथों को मूनशिप से हटाने लगा। उसने 1 बाय 1 करते हुए मूनशिप का सारा कंट्रोल लूज कर दिया, जिसके चलते मूनशिप पर जितने भी स्टैचूज थे वो अपने आप अंडरग्राउंड जाने लगते हैं। साथ ही जो चांद अभी तक चमक रहा था उसकी चमक भी अपने आप गायब हो गई और इस तरह से मूनशिप सीधे ग्राउंड पर आकर लैंड हो गई। किन्मो ने जो मून हर्डर का क्राउन पहना था उसकी पावर भी अपने आप डीएक्टिवेट होने लगी। यहाँ पर हमें किन्मो के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है। मून गार्डियन की बॉडी से उसकी सोल अब बाहर आ चुकी है और फिर वो बड़ी तेजी के साथ पीछे की तरफ पुश होने लगा, जहाँ पर वो डिवाइन ब्रिज को क्रॉस कर लेता है। वो लाइफ एंड डेथ वैली को पार करते हुए सीधे अपने 5 लुमिनरीज के पास पहुँच जाता है। दरअसल ये वही एक्चुअल कल्टीवेशन था जो कि किन्मो ने अचीव किया है। मूनशिप का कंट्रोल हाथ में लेने के बाद उसकी पावर अपने आप इंक्रीज हो गई थी, मगर अब वो सारी पावर सील होने लगी और अब उसकी बॉडी भी पूरी तरह से नॉर्मल होने लगी। यहाँ पर जो उसके मल्टीपल हैंड्स थे वो भी वैनिश हो गए और फाइनली किन्मो अपने असली फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए मूनशिप की आइस से अपने पाव को बाहर निकालने लगा। वेल यहाँ पर किन्मो ने खुद को आजाद कर लिया, मगर अब वो पूरी तरह से एग्जॉस्टेड था। उसके ऐसी हालत देखते साथ ही ड्रैगन किलिन तो काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो किन्मो से पूछ रहा था कि यंग मास्टर आप ठीक तो हो ना? तो किन्मो से बता रहा था कि मूनशिप को चलाने के लिए हमें अपने लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता, तो इस मूनशिप ने मेरी ढेर सारे लाइफ फोर्स को डिवावर किया है, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ी देर में मेरी सारी लाइफ फोर्स रिकवर हो जाएगी। तो ड्रैगन किलिन ने फटाफट से किन्मो की बॉडी को लिक किया ताकि उसकी जो भी इंजुरीज थी वो पूरी तरह से हील हो जाए और उसकी केयर देखकर किन्मो भी उसका लाड़ करने लगा। जिसके बाद वो डीमन गॉड और ड्रैगन किलिन को बताने लगा कि मैं एक सन हर्डर को जानता हूँ जिसका नाम था यांगजिंग। वो लड़की बचपन से एक सन गार्डियन है और उसने अपनी पूरी जिंदगी सनशिप को गाइड किया। आज इस मूनशिप को चलाकर मैंने जिस पेन को फेस किया है वही पेन यांगजिंग हर रोज फेस करती होगी। सनशिप ने उसकी ऑलमोस्ट सारी ही लाइफ फोर्स को कंज्यूम किया है। मुझे उस बंदी के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा। सो गाइस, सनशिप हो या फिर मूनशिप हो, इन्हें हर्ट करना आसान बात नहीं थी। जो भी इनका गार्डियन होगा उसे अपनी जान हर रोज दांव पर लगानी होगी। खैर, अब किन्मो अपने दोस्तों के साथ उस बैरियर के सामने पहुंच गया। सबसे पहला तो वहाँ रखे हुए गॉड्स के स्टैचूज को घूरने लगा, मगर उन स्टैचूज ने कोई हरकत नहीं की थी, इसलिए किन्मो आगे की तरफ बढ़ने लगा और अब वो उस शैटर्ड हुए बैरियर के सामने पहुंच जाता है। सो ये है एक मौत का कुआं। अगर किन्मो इसमें कूद गया तो उसके जिंदा बचने के चांसेस ना के बराबर थे। सिर्फ वही पेरिश नहीं होगा बल्कि ड्यूटी एंड डीमन गॉड की सोल भी शैटर हो जाएगी, साथ ही साथ ड्रैगन किलिन को भी कुर्बान होना पड़ेगा। और अब हमें किन्मो के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किन्मो ड्यूटी एंड डीमन गॉड से बात कर रहा था। किन्मो उससे कहने लगा कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप किसी को ढूंढने में मेरी मदद करोगे, तो अब वो वादा निभाने का वक्त आ चुका है। जिस पर ड्यूटी एंड डीमन गॉड कहने लगा कि बच्चे, तुम मेरा इस्तेमाल करके अपनी बात को क्लियर करना चाहते हो। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं खुद होकर इस मौत की खाई में छलांग लगा दूंगा? तो किन्मो ने फटाफट से ड्यूटी एंड डीमन गॉड को मस्का मारना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि आप ड्यूटी एंड रेल्म के गॉड हो, आपके नॉलेज के सामने मेरे जैसे बच्चे की कोई औकात नहीं। आपने तो हर एक चीज में मुझे सरपास किया है और इसी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इस बैरियर को क्रॉस करने में मेरी हेल्प कीजिए। सिर्फ आपके पास ही वो एबिलिटी है कि मुझे इस बैरियर की दूसरी पार सेफली पहुंचा सकते हो और ये इम्पोर्टेंट काम मैं आपसे फ्री में नहीं करवाऊंगा। अगर मैं केयरफ्री सिटी में जाकर सही सलामत वापस आ पाया तो मैं खुद आपको आजाद करके आपकी ड्यूटी एंड रेल्म तक पहुंचा दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि आपको मुझ पर एक कौड़ी का भी यकीन नहीं, तो आपको यकीन दिलाने के लिए मैं हार्ट ओथ लेने के लिए भी तैयार हूँ। जिस पर ड्यूटी एंड डीमन गॉड कहने लगा कि ना बच्चे, तुझे कसम खाने की कोई जरूरत नहीं। अगर तूने कसम खाई फिर तो मैं तुझ पर जरा भी भरोसा नहीं कर सकता।
पिछली बार कसम खा के तुमने अपने वादे को काफी अच्छे से तोड़ मरोड़ दिया। तुम्हारी वजह से मैं इस पपेट की बॉडी में फंसा हूँ। दुनिया के लिए तो कसम खाना यानी कि प्रॉमिस करना है, लेकिन तुम्हारी डिक्शनरी थोड़ी सी अलग है। तुम्हारी कसम खाने का मतलब है तुम दूसरे को अपने जाल में फंसा रहे। इसलिए अभी तुमने जो बात बोली मैं उसी पर भरोसा करूंगा। सो गाइज, ये है हमारे किन्मो की दहशत। डीमन गॉड तो उसकी कसम पर भी यकीन नहीं करता। वेल, यहाँ पर किन्मो को डीमन गॉड पर हंसी आ रही थी। वो कहने लगा, ड्यूटियान डीमन गॉड, आप काफी ज्यादा महान हो। देखो तो आपने मुझे पूरी तरह से समझ लिया। और अब फाइनली वो भयानक मोमेंट आ जाता है जहाँ पर किन्मो ने उस बैरियर के अंदर एंटर किया। उसने देखा कि यहाँ पर तो गोल्डन थ्रेड्स का पूरा जाल बिछा है, जिन्हें काफी सिस्टमेटिकली सेटअप किया गया था। अगर एक पत्ता भी इस लाइन को क्रॉस करे तो वो भी जलकर राख हो जाएगा। और उतने में ड्यूटी एंड डीमन गॉड ने एक डायस बाहर निकाल ली। वो अब अपना कैलकुलेशन करते हुए किन्मो को गाइड करेगा। सब ये लोग उन गोल्डन थ्रेड से बचते हुए काफी केयरफुली आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वेल, यहाँ पर फ्लोट होने वाली रून्स है, जिस पर किन्मो का गलती से पाँव पड़ने वाला था, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो रून वहाँ से फ्लोट हो गया। वहीं पर ड्रैगन किलिन भी काफी संभाल कर आगे बढ़ रहा था, मगर वो भूल गया कि उसकी एक पूंछ भी है जो कि एक रून पर टकराने वाली थी। हालांकि किन्मो ने समय रहते उसकी पूंछ को होल्ड करते हुए ड्रैगन किलिन को बचा लिया। साथ ही साथ वो डीमन गॉड से कह रहा था कि कोई भी चालाकी मत करना, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम भी यहीं पर ट्रैप हो जाओगे। जिस पर ड्यूटी एंड डीमन गॉड कहने लगा कि बच्चे, एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और ऊपर से तुम मुझ पर ही हुक्म चला रहे। यहाँ का ट्रैप ऑलरेडी पेचीदा है, तो अपने उस मोटे कुत्ते को समझा देना कि उसे अपनी पूंछ और सींग को संभाल कर रखना पड़ेगा। साथ ही वो किन्मो को बताने लगा कि इस पाथ को अंदर से बाहर की तरफ काव किया है। जो लोग यहाँ से एस्केप करना चाहते थे उन्होंने इस पाथ को काव किया था, यानी कि वो लोग बाहर जा रहे थे और हम इसी रास्ते का यूज करके अंदर जा रहे। यहाँ की सिचुएशन रिवर्स होने की वजह से मुझे अपने कैलकुलेशंस को भी रिवर्स करना होगा, तो मैं अपनी स्पेशल फॉर्मेशन में कियान, कुन, जुन और जेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस तरह से मैं कैलकुलेशंस को ऑटोमेटिकली रिवर्स कर पाऊंगा। साथ ही डीमन गॉड ने किन्मो को एक बार बचा भी लिया था। किन्मो ने देखा कि वो एक गोल्डन थ्रेड पर पाँव रखने ही वाला था, लेकिन डीमन गॉड ने समय रहते उसे रोक लिया। वो किन्मो से कह रहा था, बच्चे तुम एक कदम भी गलत नहीं रख सकते वरना तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। वेल, यहाँ पर किन्मो को तसल्ली हो चुकी थी कि डीमन गॉड अपने प्रॉमिस को पूरा कर रहा है। इस बार डीमन गॉड उसे कोई धोखा नहीं देना चाहता, क्योंकि वो खुद भी किन्मो के साथ इस दलदल में पूरी तरह से फंस चुका था। यहाँ पर किन्मो उसकी तारीफें करते हुए कहने लगा कि डीमन गॉड, आपकी तो स्पेशल कैलकुलेशंस की मास्टरी वाकई गजब की है। आप तो बड़ी इजीली सेफ पैसेज को लोकेट कर पा रहे। जिस पर डीमन गॉड बताने लगा कि स्पेशल कैलकुलेशंस को एक्यूरेट होने में काफी ज्यादा वक्त लगता। उन्हें मास्टर करने के लिए तुम्हारे अंदर सब्र भी होना चाहिए और साथ ही साथ टैलेंट भी। बिना इस कैलकुलेशन में महारत हासिल किए तो तुम किसी डिवाइन आर्ट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर तुमने ऊपर ऊपर से कैलकुलेशंस को मास्टर कर भी लिया तो भी तुम डिवाइन आर्ट की असली पावर को अनलीश नहीं कर पाओगे। जिस पर किन्मो कहने लगा कि क्यों ना आप अपना नॉलेज मेरे साथ भी शेयर कीजिए। तो डीमन गॉड उसे बताने लगा कि इस कैलकुलेशन को मास्टर करने के लिए तुम्हें इन नियम को समझना होगा। उन्हें सही जगह पर सेटअप करके आपस में इंटरकनेक्ट करना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके चलते एक ऐसा फॉर्मेशन बनेगा जो अपने आप इंटरेक्ट भी होगा और इवॉल्व भी। वहीं पर किन्मो सोच रहा था कि ग्रेट एक्सपेंशन में 50 तक नंबर्स हैं, मगर आज तक बस 49 नंबर्स को ही प्रैक्टिस में यूज किया गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पर टोटल 49 फॉर्मेशंस हैं, जो कि अपने आप कैलकुलेशंस को रन कर रहे हैं। तभी डीमन गॉड उससे कहने लगा कि बच्चे, अपना मुंह जरा सा बंद रखो। अगर मेरा एक भी कैलकुलेशन गलत साबित हुआ तो हम तीनों की तीनों यहाँ पर मारी जाएंगे। बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होना, अपनी आंखें पाथ पर फोकस रखो। और अब काफी देर बाद ये लोग फाइनली एक सेफ जगह पर पहुंच गए। यहाँ पर कोई फॉर्मेशन सेटअप नहीं था और अब ये लोग सीधे उस एरिया को एक्सप्लोर करने लगे। किन्मो ने देखा कि वहाँ पर हजारों लाखों ग्रेव्स हैं। उन्हें देखकर ही किन्मो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर लाशें किसकी दफनाई गई। क्या वो लोग केयरफ्री सिटी से बिलोंग करते थे? इसलिए उनमें से एक टूम्बस्टोन को चेक करने लगा। तभी ड्रैगन किलिन उसे बताने लगा कि देखो तो ये टूम्बस्टोन पूरी तरह से ब्लैंक है, इस पर तो मरने वाले का नाम भी लिखा नहीं गया। मैंने तो आज तक भी ऐसी बेनामी ग्रेव नहीं देखी थी। जिस पर किन्मो बताने लगा कि यहाँ के किसी भी टूम्बस्टोन पर कोई नाम नहीं लिखा। जिस पर डीमन गॉड बताता है कि शायद यहाँ पर कोई बहुत ही भयानक सीक्रेट दफन होगा और वो सीक्रेट कभी दुनिया के सामने एक्सपोज ना हो, इसलिए इन ग्रेव के नामों को भी इरेज कर दिया गया। और उतने में किन्मो को अपने सामने एक विलेज नजर आया जिसे
जिसे देखकर यू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि बैरियर के बाहर भी उसने एक तबाह हुई सिटी को विटनेस किया था, जिसमें कई सारे टावर्स और पैलेसेस आसमान में फ्लोट कर रहे थे। तो अगर ये असली सिटी है तो फिर वो क्या थे? उनकी पैटर्न्स और डिजाइन तो यहाँ के कंस्ट्रक्शन के मुकाबले पूरी तरह से अलग है। हो सकता है कि वो फ्लोटिंग टावर कोई मैकेनिज्म है जिन्हें जानबूझकर वहाँ पर सेटअप किया गया था। और फाइनली किन्मो उस विलेज में पहुँच गया। उसे वहाँ का एक घर जाना पहचाना मालूम हो रहा था। वहाँ पर एक फर्नेस थी जिसे देखते साथ ही किन्मो को ग्रैंडपा म्यूट की याद आई। वो भी फोर्जिंग के लिए किसी ऐसी फर्नेस का इस्तेमाल करते थे। और उतने में ही किन्मो की नजर पड़ी एक छोटे बच्चे के पालने पर। उस क्रेडल को देखते साथ ही किन्मो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। तब तक ड्रैगन किलिन भी उसके पास पहुँच जाता है। वो भी किन्मो को मायूस होते हुए कहने लगा कि यंग मास्टर, कहीं आपका घर तो नहीं था? यहाँ पर किसी छोटे बच्चे के खिलौने पड़े हुए हैं। इसलिए किन्मो उस घर को एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पर पहुँच गया। उसके दिल में कई सारे सवाल थे कि क्या यही उसका असली घर था? अगर ये उसका घर है तो फिर उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ? उतने में डीमन गॉड की उसे आवाज आई। वो कह रहा था कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मैं जल्द से जल्द इस केयरफ्री सिटी से बाहर जाना चाहता हूँ, और एक बार हम बाहर गए तुम्हें मुझे आजाद करना होगा। मैं तुम्हारी इस भयानक दुनिया में एक सेकंड भी नहीं रहना चाहता। ये तो एक ऐसी दुनिया है जिसे देवताओं ने खुद होकर अबैंडन किया। वेल, किन्मो भी चुपचाप से उसकी सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि डीमन गॉड की बातों में सच्चाई है। क्योंकि इस दुनिया की जो भी हालत हुई है उसमें कहीं ना कहीं गॉड्स का इन्वॉल्वमेंट था। और अब ये लोग वहाँ से आगे की तरफ रवाना हो गए। किन्मो के दिल में बस एक ही सवाल था कि यहाँ पर कितने लोग ट्रैप थे और वो कब से। और अब ये लोग उस क्लिफ के एज पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन्होंने देखा कि एक और बैरियर उनके सामने सेटअप है। तभी डीमन गॉड ने देखा कि उसकी डायस काफी अजीब तरीके से बर्ताव कर रही, तो तुरंत ही किन्मो को बता देता है कि यहाँ मौजूद स्पेस में कुछ तो गड़बड़ी है। और उतने में किन्मो को किसी औरत की आवाज आने लगी, तो किन्मो ने अपने दोस्तों को खामोश रहने का इशारा कर दिया ताकि वो उस लेडी की बातों को सुन पाए। दरअसल वो औरत कह रही थी कि तुम्हें तो अपनी टैलेंट पर काफी ज्यादा भरोसा था, और देखो तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम यहाँ पर फंस चुके हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम लोग इस बेकार सी जगह से कब बाहर जाएंगे, और तुम्हारी हरकतों से ऐसा लग रहा है कि तुम यहीं पर सड़ना चाहते हो। तुम सबके सब एक नंबर के जिद्दी बुड्ढे हो। तुम्हारी वजह से मैं भी यहाँ पर फंस गई। तुम तो मरोगे ही मरोगे और मुझे भी अपने साथ ले जाओगे। वेल, किन्मो ने ये डांट सुनते साथ ही तुरंत ही पहचान लिया कि ये तो उसकी ग्रैनी सी की आवाज है। इसलिए वो डीमन गॉड से कहने लगा कि चलो फटाफट से इस बैरियर को चेक करो, हो सकता है कि मेरे एल्डर्स उस बैरियर के उस पार हो। तो ड्यूटियन डीमन गॉड अपनी फॉर्मेशन की मदद से सीधे उस बैरियर पर अटैक कर देता है, और ये अटैक हिट होते साथ ही उस बैरियर पर क्रैक्स पड़ गए। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो सारा बैरियर पीसेस में शैटर हो चुका था। लेकिन अब यहाँ पर भी एक नया ट्विस्ट आया। किन्मो ने देखा कि वो सारे ब्रोकन पीसेस अपने आप जुड़ने लगे हैं, और अब वो सारे पीसेस एक साथ जुड़ते हुए एक ऑर्ब को फॉर्म कर लेते हैं। ड्यूटी एंड डीमन गॉड के तो ये देखकर ही होश उड़ गए। वो किन्मो को बताता है कि जिस भी डेटी ने इस फॉर्मेशन को सेटअप किया था वो काफी ज्यादा चालाक है। उस बंदे ने यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 180 लेयर्स वाली स्पेस बना दी, यानी कि यहाँ पर टोटल 180 डिवाइन सील्स हैं। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम ग्रैंडपा बुचर को देख पाते हैं, जिन्होंने बड़ी ही तेजी के साथ जाकर एक टोर्नेडो पर हमला कर दिया, जिसके चलते वो टोर्नेडो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एल्डर बुचर अपने साथियों से कहने लगे कि अब तो पावर्स का इस्तेमाल करने से मेरी पीठ में दर्द हो रहा, सो अब आराम करने की बारी मेरी है, तुम दोनों काम पे लग जाओ। अगला डिवाइन सील जल्दी यहाँ पर आने वाला है, तो तुम दोनों को तैयार रहना पड़ेगा। जिस पर एल्डर ब्लाइंड कहने लगे कि अरे बाप रे, मैं भी काफी ज्यादा थक चुका हूँ, अब मैं भी पहले जैसा पावरफुल नहीं रहा। दरअसल किन्मो जिस ऑप को बाहर से देख रहा था, ये लोग उसी में ट्रैप है। ग्रैंडपा ब्लाइंड कहने लगे कि हम दोनों से जवान तो ये यंग लेडी है, तो क्यों ना इसे ही अगली डिवाइन सील को हैंडल करने दिया जाए। इधर ग्रैनी सी अपनी क्योटिक एनर्जी को स्टेबल करने में लगी हुई थी, और उतने में उनका मरा हुआ हस्बैंड उनसे बात करने लगा। वो कह रहा था मेरी जान, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर ऑलमोस्ट डिप्लीट होने के कगार पर है, तो क्यों ना तुम मुझे अपनी बॉडी का कंट्रोल दे दो। जिस पर ग्रैनी सी ने गुस्से में उसे दफा होने के लिए बता दिया। दरअसल ये बंदा ग्रैनी सी का इनर डीमन है। ग्रैनी सी ने शादी की रात पर ही इसे मार दिया था, और तब से ही उसकी सोल ग्रैनी सी की बॉडी में रिसाइड करती है। ये उस दिन के इंतजार में है जब ग्रैनी सी कमजोर हो जाएगी
जाएगी। यहाँ पर ये दोनों एल्डर्स भी समझ चुके थे कि ग्रैनी सी का इनर डीमन यहाँ आने के बाद और भी ज्यादा ताकतवर बन गया। अगर ग्रैनी सी जल्दी से यहाँ से बाहर नहीं गई तो उसकी बॉडी पर उसका हस्बैंड कब्जा कर लेगा। और उतने में वहाँ पर एक और डिवाइन सील एक्टिवेट हो गया। एक दूसरी स्पेस इन सबके सामने अपीयर हो गई थी और साथ ही इस डिवाइन स्पेस के बाद कौन सी स्पेस का नंबर आएगा ये भी हमें दिखाया गया। कहीं पर फ्लेम्स के घिरे हुए माउंटेन थे तो कहीं पर ढेर सारे स्कल्स थे। सो अब इन दोनों एल्डर्स ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने मौजूद स्पेस को शैटर करना शुरू कर दिया। लेकिन ये लोग जोश में ज्यादा आगे जा पाए इससे पहले ग्रैनी सी ने अपनी थ्रेड की मदद से इन्हें जकड़कर वापस बुला लिया। ग्रैनी सी अपने किसी भी दोस्त को खोना नहीं चाहती और फिलहाल ये लोग ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर हर कदम पर खतरा था। और उतने में उन्हें अपने सामने वाली स्पेस में ग्रैंडपा डेफ नजर आते हैं। ग्रैनी सी उनसे कह रही थी क्यों ये बहरे जल्दी से यहाँ आ जा, हम लोग यहाँ पर हैं। और जिन्हें सुनाई नहीं देता वो तो ग्रैनी सी की आवाज सुनकर तुरंत ही उनकी तरफ आगे बढ़ने लगे। वो अपने स्पिरिचुअल ब्रश की मदद से अपना रास्ता क्लियर कर रहे थे मगर उसी वक्त वो अपने सामने मौजूद क्रिस्टल में ट्रैप हो जाते हैं। साथ ही ग्रैनी सी की पावर भी तेजी के साथ डिक्रीज होने लगी जिसके चलते इनर डीमन और भी ज्यादा पावरफुल बन गया। इनफैक्ट वो तो अब ग्रैनी सी को अपने रिफ्लेक्शन में भी नजर आने लगा। तो ग्रैनी सी इरिटेट होते हुए कहने लगी कि ऐसे फाइटिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता, हमें कुछ भी करके इसका तोड़ निकालना होगा। जिस पर ग्रैंडपा डेफ बताने लगे कि ये इतना आसान बिल्कुल नहीं है, ये डिवाइन सील्स गॉड के एक डायस जैसे है। तो जैसे कि एक डायस में 6 साइड्स होती है वैसे ये एक बड़ा सा डायस है, लेकिन इसकी 6 साइड्स नहीं बल्कि इसमें है 180 साइड्स और हम उसी डायस के सेंटर में फंस चुके हैं। इसलिए डायस को चाहे किसी भी दिशा में रोल क्यों न किया जाए, डिवाइन सील तो हमेशा एक्टिवेट रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से हमारे भी साथी ऐसे ही किसी स्पेस में ट्रैप होंगे, लेकिन वहाँ की स्पेस काफी अजीब तरीके से बर्ताव कर रही, तो इससे साबित होता है कि इस मैकेनिज्म की कोर काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। अगर किसी स्पेस में क्रिस्टल्स है तो वहाँ पर क्रिस्टल ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो फायर बॉल से भी अटैक हो रहे हैं, यानी कि डिवाइन स्पेस आपस में मर्ज होती जा रही। दरअसल इस डायस में कैलकुलेशन का एक सेट है, लेकिन अब उसमें एरर आना शुरू हो चुके, इसलिए यहाँ की एक डिवाइन स्पेस दूसरी स्पेस में जाकर इंटरफेयर कर रही। वेल उनकी ये सारी बातें सुनकर ग्रैंडपा बुचर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। वो कह रहे थे कि तेरी ये टेक्निकल भाषा मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, इसलिए जल्दी से अपना ये भाषण झाड़ना बंद करके मुझे सीधा रेजोल्यूशन बता। मैं यहाँ पर बिल्कुल फंस के नहीं रहना चाहता, तो जल्दी से बताओ इस डिवाइन सील को ब्रेक कैसे किया जाए। तो एल्डर ब्लाइंड उन्हें बताने लगे कि जिस भी गॉड ने ये सारा फॉर्मेशन सेटअप किया था उसने ज्यादा आगे की सोच नहीं रखी। उसे पूरा यकीन था कि जो भी इस स्पेस में एंटर करेगा वो जरूर उसे मारा जाएगा, तो उसने एक सर्टेन डेसिमल पॉइंट तक ही अपने कैलकुलेशंस लगाए। मगर ज्यादा आगे जाने के बाद उसे बोर हुआ होगा तो उसने अपने कैलकुलेशंस को बंद कर दिया। और इसी दरमियान उस स्पेस में ढेर सारे ब्लास्ट हो रहे थे। दूसरी डिवाइन स्पेस ने इस स्पेस में घुसकर इसे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था, तो ये लोग जैसे तैसे उन धमाकों से खुद को बचाने लगे। वहीं पर एल्डर ब्लाइंड भी अपने सामने आने वाले हर एक क्रिस्टल को शैटर करने लगे। वो अपने साथियों को बता रहे थे कि हमें बस यहाँ पर बने रहना होगा और कुछ टाइम बाद ये डिवाइन सील्स अपने आप कोलैप्स होना शुरू हो जाएंगे। तब तक ग्रैनी सी का इनर डीमन उन पर और भी ज्यादा हावी हो गया। वो एल्डर ब्लाइंड से पूछता है कि बताओ फिर इन सभी सील्स को कोलैप्स होने में कितना वक्त लगेगा। तो एल्डर ब्लाइंड ने भी फटाफट से अपना स्पेशल कैलकुलेशंस करना शुरू कर दिए और फिर काफी देर तक कैलकुलेशन करने के बाद उन्हें जवाब मिला। वो कहते हैं कि इन सभी डिवाइन सील्स को अपने आप कोलैप्स होने में लगभग 24,000 सालों का वक्त लगेगा। और अब उनका ये जवाब सुनकर दोनों एल्डर्स के मुंह बंद हो गए। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम ड्यूटियन डीमन गॉड को देख पाते हैं, जो एल्डर डेफ जैसे ही अपने स्पेशल कैलकुलेशंस लगाने में बिजी था। उसका भी हिसाब किताब काफी देर तक चलता रहा और वहीं पर किन्मो उससे जवाब मांगने के लिए बेकरार था। जब से उसने अपने ग्रैनी सी की आवाज सुनी है अब उससे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा, वो बस अपने एल्डर से मिलना चाहता था। सो अब वो ड्यूटियन डीमन गॉड से पूछने लगा कि बताए क्या इसे ब्रेक किया जा सकता है, जिस पर ड्यूटियन डीमन गॉड बताने लगा कि इस सील को काफी चालाकी से सेट किया है, मगर जिस गॉड ने इसे डिजाइन किया था वो काफी ज्यादा जल्दी में होगा, इसलिए उसने डिवाइन सील के इनफाइनाइट कैलकुलेशंस किए ही नहीं और इसी वजह से इस फॉर्मेशन में ढेर सारे फ्लॉज हैं। उन फ्लॉज की वजह से ये डिवाइन सील अपने आप ही कोलैप्स होने लगेंगे और मेरे ख्याल से कोलैप्स होने की ये प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अगर तुम्हें एग्जैक्ट टाइमिंग बताया जाए तो इस सील को अपने आप ब्रेक होने में 24,000 सालों का वक्त लगेगा। अभी सुनकर ही किन्मो के तो होश उड़ गए। वो कह रहा था कि हम इतने सालों तक इंतजार नहीं कर सकते, कोई तो दूसरा तरीका जरूर होगा जिसका इस्तेमाल करके हम इसे ब्रेक कर पाएंगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।